नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं वर्षा मित्तल गुप्ता, जिन्होंने हाल ही में मिसेज इंडिया यूनिवर्स के लिए राजस्थान को रिप्रेजेंट किया और राजस्थान का खिताब उन्हें, राजस्थान मिसेज इंडिया का खिताब उन्हें मिला और इन्हें इंटेलिजेंट एक उसी के अंदर एक पार्ट है, उसका खिताब भी इन्हें मिला। वर्षा, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे रहा आपका ये पूरा सफर जो आपने ये टैलेंट शो में आपने पार्टिसिपेट किया? ये पूरा सफर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मजा आया। बहुत ही बड़े बड़े ट्रेनर्स से हम लोगों को ट्रेनिंग मिली। 6 दिन का हमारा ग्रूमिंग सेशन था। 7th डे यानी 27 अक्टूबर को हमारा ग्रैंड फिनाले शो था केसल मेवाड़ में, जो कि उदयपुर में है। और इस तरह से पूरे सिटीज में इंडिया की और बाहर की भी ऑडिशन हुए। मैंने जयपुर से ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हुई और वहां जाके फाइट किया और मुझे मिसेस राजस्थान का टाइटल मिला, मिसेस इंटेलिजेंट के लिए क्राउन मिला। तो बहुत ही प्यारा सा सफर रहा है। राजस्थान से और कितने पार्टिसिपेंट हैं? राजस्थान से 3 पार्टिसिपेंट। ये क्या माने इसे कि लोगों ने इंटरेस्टेड कम थे या संख्या कम रहा? 3 ही लोग क्यों पहुंचे वहां तक? इंटरेस्टेड कम थे ऐसा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाकी जो स्टेट्स है वहाँ से भी 3-4 ही थे। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर है हमारी मिसेस अर्चना तोमर, उनका ये मानना था कि हर स्टेट से सबको मौका मिले। केवल जयपुर से थे 3 लोग? नहीं, मैं जयपुर से थी और एक गर्ल चित्तौड़गढ़ से थी और एक उदयपुर। कुछ इसमें क्राइटेरिया है कि आप ये फुलफिल करना होगा आपको? किन लोगों का कौन है जो पार्टिसिपेंट कौन कर सकता है इसमें? पार्टिसिपेंट जो बेसिक क्राइटेरिया है, बिकॉज ये मिसेस इंडिया है, तो फर्स्ट जो बेसिक क्राइटेरिया है वो कि वो मैरिड होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मैरिड गर्ल्स के लिए है। और बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ एज का कुछ इसमें है? कितना उम्र तक की महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं? नहीं, उम्र की कोई बाउंडेशन नहीं थी यहाँ पे। बट ये जो शो था हमारा, ये 2 कैटेगरीज में विभाजित था, एक गोल्ड और एक प्लैटिनम। तो गोल्ड कैटेगरी में वो लड़कियां थी जो 22 से लेकर 35 साल तक की थी, और 35 साल से अबव वाली जो लड़कियां हैं वो प्लैटिनम कैटेगरी में। तो इस तरह से 2 कैटेगरी में ये शो हमारा विभाजित था। आप किस कैटेगरी में रही? मैं गोल्ड कैटेगरी। और जो दूसरे आपके साथी थी यहाँ की राजस्थान की, सब लोग आप लोग गोल्ड में थे? नहीं, एक गोल्ड में थी, एक प्लैटिनम में। कुछ ऐसा लगा आपको इस शो को लेकर के? क्या खास, क्या अगर कोई जानना चाहे, अगर दर्शक हमारे, क्या खास रहा इसमें? खास बहुत सारी चीजें खास रही है इसमें। सबसे पहले तो जो हम लोगों को ट्रेनिंग मिली गई वो इतनी अच्छी थी कि जिसको हम पूरे हमारी लाइफ टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छी लर्निंग रही, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी बहुत सारी गर्ल्स यूके, लंदन, सिंगापुर, हांगकांग से भी आई थी, उन लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसके अलावा जो हम लोगों ने सीखा वो ये सीखा मोटिवेट होना, कि किस तरह से हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। और सब सोचते हैं कि शादी के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, बच्चों के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन हम जो 42 कंटेस्टेंट वहाँ थे उन सबको देखकर एक फिर से जिंदा दिली जैसा माहौल छा जाता है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां 35 एंड अबव थी, 2 बच्चे थे, 10-10 साल, 15-15 साल मैरिजेस को हो गए थे, लेकिन फिर भी उनका जो फिजिक देख लो या उनकी स्किन देख लो या उनका कॉन्फिडेंस देख लो, तो इस तरह से अगर देखने को मिलता है तो हम सब विमेन्स बहुत अच्छा फील करती हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो अब तक एक खूबसूरती के लिए मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स का खिताब केवल अनमैरिड जो गर्ल्स हैं उन्हीं के लिए होता था, अब एक प्लेटफॉर्म ये भी बन पड़ा है कि मिसेज इंडिया या मिसेज इंडिया यूनिवर्स, इसके लिए जो टाइटल है उसके लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैरिड विमेन्स अपना टैलेंट शोकेस कर सकती हैं। और इसके लिए मैं मिस्टर अर्चना तोमर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मैरिड गर्ल्स के लिए ये प्लेटफॉर्म रखा। बिकॉज हम सब जानते हैं टैलेंट इज नथिंग विदाउट एन अपॉर्चुनिटी। तो ये अपॉर्चुनिटी जो अब तक सिर्फ मिस को मिलती थी वो अब मिसेस को भी मिल रही है। तो जितनी भी मैरिड गर्ल्स है वो भी अपनी ब्यूटी दिखा सकती हैं, अपना टैलेंट दिखा सकती हैं और इस तरह से अपने स्तर में आगे बढ़ सकती हैं। वर्षा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि मैरिड होना पहली प्राथमिकता है इसमें। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसा क्या देखते हैं आप लोगों में, जैसे मिसेस तोमर के लिए आप कह रही हैं, सिलेक्शन का आधार क्या होता है? सिलेक्शन का आधार होता है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी इनर ब्यूटी और आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी। वो
एक पूरा पैकेज देखते हैं कि ये हमारे शो में आ सकते हैं या नहीं, आगे फाइट कर सकते हैं या नहीं। हर सेक्टर में आपको तोला जाता है और उसी के बाद आपका सिलेक्शन होता है। किस तरह से कि उसमें शुरुआती दौर में जैसे आपका सिलेक्शन हुआ, तो कैसे आपका चुनाव हुआ, कैसे कि बिल्कुल हाँ वर्षा मित्तल गुप्ता हमारे लिए बिल्कुल योग्य हैं? मैंने जयपुर में यहाँ पे सिजलिंग सीजर में ऑडिशन हुआ था। उस ऑडिशन को मैंने दिया, उसमें मुझे उन लोगों ने डांस करवाया, सिंगिंग करवाई, रैंप वॉक करवाया और कम से कम 5-6 क्वेश्चंस पूछे, जिसके आधार पर मेरा सिलेक्शन हुआ। जी, ये एक आधार बेसिकली हाँ, उन्होंने क्वेश्चंस पूछकर ये देख लिया कि मेरा इंटेलिजेंस लेवल क्या है। सिंगिंग, डांसिंग और वॉक करवाकर उन्होंने ये देखा कि मैं इन सब फील्ड में कितनी अच्छी हूँ। रेगुलर आगे भी कुछ आप लोगों को ये शेयर करते हैं कि आपको नेक्स्ट के टाइम के लिए पार्टिसिपेंट करना है, या एक व्यक्ति जो भी महिलाएं एक ही बार कर सकती हैं इसमें पार्टिसिपेंट? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़की दोबारा से पार्टिसिपेट करना चाहती है अगले साल, तो वो डेफिनेटली कर सकती है। जी, वर्षा मित्तल के बारे में क्या माने इसको लेके? मेरे बारे में नेक्स्ट जाएंगे आप? नेक्स्ट अभी तो मैंने सोचा नहीं है, बट हाँ अगर मुझे मौका मिला तो मैं दोबारा से करना चाहूंगी। कुछ ऐसा लगता है आपको कि मेरे में ये कमी रही जिसे मैं दुरुस्त करके अगली बार मैं चाहती हूँ कि क्राउन मेरे सिर पे हो? बिल्कुल, डेफिनेटली। ये एक थॉट तभी आ गया था जो मैंने वहाँ पे लर्निंग्स ली और उसको एक साल खुद को बहुत अच्छा पॉलिश कर और बेहतर बनाकर मैं अगले साल पार्टिसिपेट करूंगी और डेफिनेटली मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2018 का क्राउन तब मेरे सर पे होगा। कैसा उत्साह होता है जो पार्टिसिपेंट आती हैं? महज जैसे कि ठीक है मैंने पार्टिसिपेंट किया, मेरा चांस लग गया तो ठीक है, या कुछ रहती है क्यूरियोसिटी कि हाँ मुझे जीतना है इसमें? सबसे इम्पोर्टेंट जीतना नहीं, पार्टिसिपेट करना होता है। अगर एक महिला जिसकी शादी को 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स हो चुके हैं, वो वहाँ आ रही है, वही उसकी सबसे बड़ी जीत है। जो मैंने वहाँ जितनी भी गर्ल्स से मेरा इंटरेक्शन होता था, वो सब भी यही कहती थी कि हम यहाँ सब आए हैं, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, बाकी हारना जीतना ये तो लाइफ में लगा ही रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने पार्टिसिपेट किया तो वी ऑल 42 कंटेस्टेंट आर विनर्स। जो गर्ल्स के लिए होता है मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स, उसमें और इसमें अंतर क्या है? मिस और मिसेस इंडिया में काफी अंतर है। मिस में तो ऑफ कोर्स वो लोग अपनी पूरी लाइफ को इस तरह से ही रहती है क्योंकि उन लोगों के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती जब हम बैचलर होते हैं तो। लेकिन मिसेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों को एक बार हट कर, परे रखकर हम लोग 1 हफ्ता देते हैं अपना और इस तरह से कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और जहाँ पे हम लोग स्टे करते हैं, जहाँ पे हम लाइफ में हैं अभी, तो बहुत सारी चीजें हैं। हम वी ऑल आर वर्किंग, सब लोग अलग अलग सेक्टर्स से थे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, बहुत सारी जॉब्स में थे। तो इन सबको निकालकर एक ब्यूटी पैजेंट मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2017 में पार्टिसिपेट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और डिफरेंस है मिस इंडिया और मिसेस इंडिया में। चलिए बस आप हमारे साथ बनी रहिए, एक मुलाकात में छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं, चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हमारे साथ हैं मिसेज इंडिया यूनिवर्स का टाइटल राजस्थान से के लिए जो जीती वर्षा मित्तल गुप्ता हमारे साथ हैं। वर्षा, थोड़ा सा मैं डिफरेंट ये जानना चाहता हूं कि जैसे मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स के लिए टैलेंट शो, ब्यूटी ऑफ स्माइल, ब्यूटी ऑफ हेयर्स, ब्यूटी ऑफ इंटेलिजेंट, ये सारी चीजें होती हैं। उनका एक जो रैंप वॉक होते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में भी होते हैं, कभी ये सब चीजें इसमें भी होती हैं? नहीं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में मैंडेटरी नहीं है कि आपको शूट करवाना है। बाकी है साथ में रैंप वॉक इम्पोर्टेंट है, आपकी डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी चीजें तो इम्पोर्टेंट होती हैं। अच्छा, डांस नेसेसरी नहीं है। मिस और मिसेस इंडिया एक वो पता चलता है कि आपके टैलेंट में कितने सितारे हैं, कि आप कितना अच्छा गा सकते हैं, कितना अच्छा बोल सकते हैं, कितना अच्छा डांस करते हैं, क्या क्या किया आपने? तो जो टैलेंट राउंड था उसमें मैंने एक परफॉर्मेंस दिया, जब भी मैट का ट्रेन सीन किया था मैंने, जो कि करीना कपूर ने किया था। उसमें क्या किया आपने? जो उसका ट्रेन सीन था, हाँ। करीना कपूर जब भी मैट में, हाँ। जब उसकी ट्रेन छूटने वाली होती है और वो ऊपर चढ़ती है, देन हाउ शी रिएक्ट्स एंड शी कीप्स टॉकिंग विद हरसेल्फ, वो वाला सीन मैंने। तो सिंगल उसमें प्ले जो अपन करते हैं उस टाइप से आपने करके दिखाया? हाँ, उस टाइप से मैंने किया। और बहुत सारी जो बाकी लड़कियां उन्होंने डांसिंग भी किया, किसी ने सिंगिंग भी किया, मैंने एक्टिंग किया।
राजस्थान में तो डांस का एक पूरा भंडार है, आपने एक्टिंग क्यों चुनी? क्योंकि मुझे एक्टिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है और मुझे लगता है कि मेरी एक्टिंग मेरी डांसिंग से ज्यादा बेहतर है, इसीलिए मैंने एक्टिंग। मेरा अगला जो सवाल है वो आपकी हॉबी से जुड़ा हुआ ही है। कहीं आप ट्राई कर रही हैं एक्टिंग के लिए? क्योंकि सीरियल्स और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, आज तो ये नहीं कह सकते कि यहाँ जगह नहीं है, तो कुछ ट्राई कर रही हैं आप? बिल्कुल, ट्राई तो मैं हमेशा ही करती रहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती एंड वी शुड कीप ट्राई। तो मैं 3 साल मुंबई में भी रही हुई हूँ, वहाँ पे मैंने सावधान इंडिया, अदालत, हॉन्टेड नाइट्स जैसे शोज किए, एसबीआई के लिए कॉर्पोरेट एड किया, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्रीज करी और स्टिल मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इस प्रोफेशन को। आगे जहाँ तक मेरी किस्मत मुझे ले जाएगी मैं बिल्कुल जाऊंगी। कुछ मूवी या फिर कोई सीरियल्स, इनके लिए किसी को अप्रोच किया आपने? मैं ट्राई करती रहती हूँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत इजी नहीं होता है किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना या स्टार बनना, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। लेट्स सी। राजस्थान में कहीं कोई राजस्थान मूवी या कोई? मेरी करियर की शुरुआत में राजस्थानी मूवीज कर रखी है। मेरी करियर की शुरुआत ही मैंने राजस्थानी मूवीज से करी थी। अच्छा, कौन सी मूवी की आपने? मैंने मेरा जो फर्स्ट मूवी थी मोर ध्वज और पन्या बुरो पस्यो, जो पन्या सेपट हैं हमारे राजस्थान के काफी बड़े कलाकार हैं, उनके साथ मैंने मूवी कर रखी है। कुछ ऐसा कहना चाहेंगे कि मिसेज इंडिया, मिसेज यूनिवर्स, इसके लिए जो महिलाएं हैं वो आगे हैं, या फिर आयोजकों से आप कहें कि बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बढ़ाइए, 3-4 गर्ल्स या वीमेंस नहीं आनी चाहिए, इसमें ज्यादा लोग आए, अलग अलग जगह से इनके कुछ हो? मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसकी अवेयरनेस की कमी है शायद, मुझे जो लगता है। महसूस किया आपने ऐसा? तो नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी फीमेल्स हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, बट हो सकता है किसी रिसोर्सेज के चक्कर में वो लोग नहीं आ पाती होंगी। तो आगे मैं उन सभी महिला से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग आगे बढ़ते रहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को अपने जीवन में लाइए ताकि आपका खुद का डेवलपमेंट होगा और आप बहुत आगे जा सकेंगे। कुछ ऐसा लगता है कि आफ्टर मैरिज पारिवारिक बंदिशें ज्यादा होने लगती हैं महिलाओं के लिए कि अब ये करिए, ये मत करिए, ये ठीक नहीं रहता, वो ठीक नहीं रहता। क्योंकि देखिए, आप बिफोर मैरिज आप अपने परिवार में होते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी मैरिज होती है तो आप एक दूसरे परिवार से, जिसमें आपका अटैचमेंट उस दिन से होता है जिससे दिन से आपका परिचय होता है। जबकि आप जिस घर में पैदा होती हैं वहां सब लोगों से आपका एक अटैचमेंट होता है, वो आपकी प्रॉब्लम को वो समझते हैं, घर वालों की परिस्थितियों को आप समझती हैं। लेकिन दूसरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बंदिशें महिलाओं के आड़े आ रही हों जिसकी वजह से इस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पा रही हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कह सकते हैं हम, क्योंकि आफ्टर मैरिज डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आती हैं, कुछ ना कुछ बैरियर्स आते हैं, क्योंकि जब हम एक नए घर में जाते हैं आफ्टर मैरिज तो उन्हें हमें समझने में और हमें उन्हें समझने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो जो दोनों जो ससुराल वाले हैं प्लस जो लड़की है, उन दोनों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो गर्ल्स है उनमें इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि वो अपनी बात आगे रख सके, अपने प्यार से सम्मान देकर और बहुत ज्यादा लव क्रिएट कर कर, केयर क्रिएट कर कर अपनी बात को सामने रखें और अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करें। और सिर्फ यही फील्ड क्यों, किसी भी फील्ड में लड़की जाना चाहे तो मेरा तो सबसे यही अनुरोध है, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को जाने दीजिए, चाहे बेटी हो या बहू, उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए, उनके हौसलों को उड़ान दीजिए। जी, दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसा महसूस किया है कि हमारे समाज में बात हम तरक्की की करते हों, आधुनिकता की करते हों, कि हमारी सोच बदल रही है ये कहते हों, लेकिन आज भी गर्ल्स के प्रति धारणा थोड़ी हमारी डिफरेंट है, एक लड़का और लड़की में हम भेद करते हैं, ऐसा महसूस होता है? बिल्कुल होता है, करते हैं, और इसके लिए हमें जरूरत है हर उस लड़की को एजुकेट करने की, क्योंकि लड़की किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं है, ये आप भी महसूस करते होंगे। तो हमें सिर्फ लड़कियों को एजुकेट करना है कि वो खुद को समझ सके और खुद की काबिलियत को समझ सके, तो बस फिर किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। सोच में अंतर है भी, अब लगता है आपको सोच बदलने की आवश्यकता है? सोच बदलने की आवश्यकता है। अगर हम खुद से शुरू करें, खुद की सोच बदलें, बिकॉज इफ वी चेंज आवरसेल्फ, हमें किसी और को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम सब खुद को चेंज करने की कोशिश करें तो ये बदलाव जरूर आएगा। जी वर्षा जी, एक देश में बड़ी एक बहस का विषय है महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, उसको लेकर क्या मानना आपका? क्राइम बढ़ता जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो लॉज हैं उन्हें हम स्ट्रिक्ट करें,
ताकि इस तरह के क्राइम्स कम हो सके। जी, नियम तो बहुत सख्त हैं, कानून बहुत सख्त हैं, लेकिन बावजूद इसके माइनर से रेप, महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं, गैंग रेप्स, ये तो आए दिन सामने आ रहे हैं। इसके लिए तो जो हमारी पुलिस प्रोटेक्शन है उसको लिए ही कुछ करना पड़ेगा, और उसके अलावा हम एज अ पेरेंट अपनी बच्चियों को यानी लड़कियों को कुछ अच्छा सा इतना स्ट्रेंथ दे, कुछ ऐसे पावरफुल बनाए कि वो खुद की रक्षा स्वयं कर सके। अगर हम लड़कियां खुद की रक्षा स्वयं कर सकती हैं तो फिर हमें किसी भी लॉ की जरूरत, किसी भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम आजकल बहुत सारे तरीके हैं, टेक्निकली हम बहुत साउंड हैं, हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो अगर जरूरत है तो महिला खुद को केयरफुल रखे, टेक्निकल चीजें यूज करे, टेक्निक्स को यूज करे, केयरफुल रहे, जब भी बाहर जाएं तो अपने हस्बैंड को या अपने घर वालों को इन्फॉर्म करके जाएं। क्या देखा आपने ऐसा कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आपने अपने आप को साबित किया? मुझे ब्यूटी विद ब्रेन्स कहा गया, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये टाइटल मिला। और किन पैरामीटर्स पर इन लोगों ने ये टाइटल मुझे दिया मैं नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज जो डे 1 ऑडिशन से मार्किंग्स और रेटिंग्स शुरू हो जाती है। हम डेली में ग्रूमिंग सेशन में ट्रेनर्स से कैसे बिहेव करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स से, पूरी टीम से कैसे बिहेव करते हैं, जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं उसमें किस तरह से आंसर करते हैं, क्योंकि हर रोज 1 घंटा ग्रुप डिस्कशन का सेशन होता था जिसमें जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और उसमें कौन कितना अच्छे से पार्टिसिपेट करता है, कौन अपने थॉट्स को कंट्रीब्यूट करता है। इस तरीके से बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके हिसाब से वो लोग रेटिंग्स करते हैं। आपके इन-लॉज में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस शो से? मेरे सारे इन-लॉज बहुत खुश हैं और बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं मेरे लिए। मुझे रोज कंग्रेचुलेशंस के मैसेज आते हैं, बेस्ट विशेस के मैसेज आते हैं, तो सारे मेरे इन-लॉज बहुत खुश हैं। पसंद है आपको कि गाना, खाना, घूमना? ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है। अगर मैं मेरी पर्सनालिटी के बारे में कहूँ तो मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत एंटरटेनमेंट फील्ड से तो जुड़ी हुई हूँ, और मुझे पर्सनल लाइफ, करियर लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, तीनों में बैलेंस बनाकर चलना बहुत अच्छा लगता है। जी, गाने किस तरह के पसंद करते हैं? मूड के अकॉर्डिंग, मतलब जब जैसा मूड हो, अगर पार्टी कर रहे हैं तो पार्टी सॉन्ग्स होने चाहिए, अगर बहुत ज्यादा कुछ काम के प्रति मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशनल सॉन्ग्स होने चाहिए। हर तरह के गाने पसंद। राजस्थानी गाने अच्छे नहीं लगते? राजस्थानी गाने भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, और गाने का शौक भी है क्या, सुनने का ही है? सुनने का ज्यादा है, गाने का नहीं है? गाने का कम है। अच्छा, डांस करती हैं आप? जी, थोड़ा सा। कोई पसंद का ऐसा गाना है जो बिल्कुल आप हमेशा खाली वक्त में उसे गुनगुनाती रहती हो? आजकल तो वैसे मैं एक ही गाना गुनगुना रही हूँ। जी, कौन सा? आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, चल ओ खुदा ला 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 ला, अब मैं क्या करूं, चलूं सीधे के उल्टी चलूं। बिल्कुल, ये तो होना भी चाहिए। बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आप राजस्थानी कुछ पसंद है, डांस, गाने या कुछ? मुझे राजस्थानी फोक डांस बहुत पसंद है। हाँ, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि कई बार ये इतिहास को लेकर कंट्रोवर्सीज आती हैं जब आप इस फील्ड से अब जुड़ रही हैं, तो जैसे पद्मावती को लेकर के भी है, इससे पहले अकबर जोधा को लेकर के भी रही, कई बार इस तरह की चीजें आती हैं। क्या मानना है कि इतिहास को इतिहास रहने देना चाहिए या फिर इसे काल्पनिक कथाओं में जोड़ करके और अपने अंदाज से इसमें मूवीज बनाई जानी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं पर्सनली इसका आंसर दूं तो डेफिनेटली इतिहास के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो चीजें लिखी गई है वो वैसे ही होनी चाहिए। लेकिन मैं एज अ एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो अगर हम एज इट इज उसको दिखाएंगे तो शायद हमारे दर्शक, हमारी जनता उसको पसंद नहीं करेगी। तो जो हमारी बॉलीवुड मूवी डायरेक्टर्स की सोच होती है वो ये होती है कि जो बेसिक है वो बेसिक ही रहे, लेकिन उसमें कुछ हम ऐसा क्रिएट करें, रिक्रिएट करें, ताकि हमारी ऑडियंस को वो अच्छा लगे। नेक्स्ट कुछ आपका स्टेप जो सोच के आप चल रही हो, क्या मुझे उस मंजिल तक जाना है? मैं बस लाइफ में फ्लो के अकॉर्डिंग चलती हूँ। जो अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आती हैं मैं उसको बहुत अच्छे से लेती हूँ और बहुत अच्छे से एफर्ट्स देकर उस पर वर्क करती हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाइंड अप है, आगे देखते हैं क्या होता है। जी, थोड़ा अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से हैं, कैसे एजुकेशन हुआ, आप जयपुर में कहाँ कैसे रही, फिर आप वर्षा गुप्ता से वर्षा मित्तल से वर्षा गुप्ता कैसे मिली? ये छोटा सा, मैं बहुत ब्रीफ में चाहता हूँ ये सफर आपका। बिल्कुल,
मेरी स्कूलिंग काठमांडू नेपाल से हुई है। जब वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होने लगा तो 2004 में हम लोग नेपाल से जयपुर शिफ्ट हो गए। जयपुर में आने के बाद मैंने मेरा कॉलेज किया, मैंने मेरा MBA किया और साथ ही साथ मैं इवेंट्स में आ गई थी। तो आई स्टार्टेड विद एंकरिंग। तो जब मैंने मेरा फर्स्ट शो होस्ट किया था तब मैंने एक प्रोफेशनल एंकर को रिप्लेस किया था। फिर बस राजस्थानी मूवीज, मॉडलिंग असाइनमेंट्स, एंकरिंग, पढ़ाई सब साथ साथ चल रहा था पैरेलली। फिर उसके बाद मेरा एक शो में सिलेक्शन हुआ जिसके लिए मुझे मुंबई जाना था। तो मैं मुंबई गई, शूट किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो शो ऑन एयर नहीं हुआ। फिर मैं 3 साल वहीं रुकी। मैंने सावधान इंडिया, अदालत, हॉन्टेड नाइट जैसे शोज किए, SBI के लिए कॉर्पोरेट एड किया, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्रीज किए और इतना सब एक्सपीरियंस लेकर मेरा दोबारा जयपुर आना हुआ क्योंकि जयपुर मेरा होम टाउन है। मेरी मम्मा चाहती थी कि बस मैं आ जाऊँ अब। टिल नाउ मैं 1000 से ज़्यादा शोज होस्ट कर चुकी हूँ, 100 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ के साथ वर्क कर चुकी हूँ और हाल ही में मिसेस इंडिया यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करके आई हूँ। ये सफर रहा आपका? जी, और बिफोर 1.5 years मेरी शादी हो गई तो मैं वर्षा मित्तल से वर्षा मित्तल गुप्ता बन गई हूँ। ये सफर रहा। चलिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आप चाहती हैं कि अभी मैं एक बार फिर से मिसेज इंडिया यूनिवर्स के लिए ट्राई करूं और वो ताज मुझे मिले। चलिए, शुभकामनाएं आपको जन टीवी की ओर से। आप जरूर आपका मकसद में आप कामयाब हों। तो ये वर्षा मित्तल गुप्ता हमारे साथ, जिन्होंने हाल ही में राजस्थान मिसेज इंडिया यूनिवर्स का टाइटल जीता इन्होंने और मिसेज इंटेलिजेंट उसका भी इनको खिताब मिला, जो क्राउन आप इनके सर पे देख रहे हैं। 42 पार्टिसिपेंट्स में वर्षा का नंबर रहा और एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट के लिए इन्हें चुना भी गया है। अगली बार के लिए इनकी ख्वाहिश है कि ये एक बार फिर से इस टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करें और हमारे दर्शकों की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जरूर कामयाब हों। तो वर्षा, चलिए एक मुलाकात को हम यहाँ विराम देंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।